नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये आपके सेल का चैप्टर है और अब आपकी बॉटनी स्टार्ट हो गई है। बॉटनी में भी कम से कम आपको 7 से 8 या लगभग 10 वीडियो प्राप्त होंगे और उन वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बॉटनी अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें आपके सामने ये पहला चैप्टर रखा हुआ है। वैसे इसे हम बॉटनी तो कह सकते हैं, लेकिन इसमें जूलॉजी भी शामिल होगा, यानी इसे हम वनस्पति विज्ञान कह सकते हैं, लेकिन हम इसे जीव जंतु विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं इस संसार में जितने भी जीव होते हैं, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबका निर्माण किस चीज से होता है? तो सबका निर्माण सेल के माध्यम से होता है, कोशिका के माध्यम से होता है। तो चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मच्छर हों, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, सबका निर्माण सेल से होता है। तो इसीलिए मैं पौधों की भी सेल बताऊंगा और एनिमल सेल की भी बात करूंगा। तो पौधों और एनिमल यानी प्लांट और एनिमल सेल में, कोशिका में कुछ अंतर होते हैं। मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एमसीक्यूज कराऊंगा, फिर इसके बाद प्लांट डेवलपमेंट कराऊंगा, टिश्यू, स्टेम, रूट, लीफ, जड़, तना, पत्तियां। इसके अलावा आप लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसको फ्लावर आता है, सीड का बनना, फ्रूट्स का बनना, फिर इसके बाद प्लांट डिजीज बताएंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट होते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल का चैप्टर। देखो बेटा, जब कभी भी आपको मैं सेल शब्द बोलता हूं तो आपके दिमाग में कैसा ख्याल आता है? तो आप कहोगे सर हमें ख्याल आता है कि हमारा शरीर सेल का बना हुआ है, हमारा शरीर कोशिका का बना हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे मकान को बनाने में ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर के निर्माण में भी ईंटों की जरूरत होती है। तो मकान में तो हम उसे ईंट कहते हैं, लेकिन शरीर में हम उसे क्या कहते हैं? शरीर में हम उसे कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा इस सुंदर सा शरीर, पौधों का वो सुंदर सा शरीर, जंतुओं, कुत्तों, बिल्लियों और मच्छर मक्खी का शरीर जो भी निर्मित होता है, वह कुल मिलाकर के कोशिका से निर्मित होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोशिका हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। कोशिका नहीं होगी तो हमारा स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोशिका नहीं होगी तो हमारे हाथ और पैर काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यानी आपका सुंदर सा शरीर जो संरचना बना है, उस संरचना का निर्माण और आपके जीवन में जो फंक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसका निर्माण सब कुछ आपकी कोशिका के माध्यम से हुआ है। तो आइए, इस कोशिका में मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या होता है और ये किस तरीके से काम करती है, उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, इसमें बेटा सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। एवरीथिंग मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और आपको इसको समझाने का भी कोशिश करूंगा। चलिए पहले देखते हैं। अब आइए इसको पहले आपको कुछ समझाते हैं। देखो बेटा, जिस समय बैक्टीरिया ने जन्म लिया, बैक्टीरिया में कितनी सेल थी? एक। कुत्ते ने जन्म लिया तो कितनी सेल थी? एक। हाथी ने जन्म लिया तो कितनी सेल थी? एक। मनुष्य ने जन्म लिया तो एक। कितनी कोशिका थी? एक। मतलब आप समझो, जिस समय मां के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है, पिता का स्पर्म और माता का ओव्यूल मिलता है, उसके बाद वो जो अंडा होता है वो सिंगल सेल कहलाता है। इस संसार में सब की शुरुआत एक कोशिका से होती है। अब आइए दूसरी तरफ चलते हैं। बैक्टीरिया ने जन्म लिया तो कितना सेल था? एक। जीवन जी रहा था तो भी कितनी सेल थी? एक। मर गया तो कितनी सेल थी? एक। इसका मतलब यह हुआ कि बैक्टीरिया की शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही कोशिका थी। तो बेटा, बैक्टीरिया कैसा जीवधारी हुआ? यूनिसेलुलर। कैसा जीवधारी हुआ? यूनिसेलुलर। यहां ब्रैकेट बंद होगा, याद रखिएगा। तो कैसा रहा? यूनिसेलुलर। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? एक कोश की। लेकिन
जब हमने जन्म लिया तो एक सेल में थे, एक का हमने 4 बना दिया, 4 का हमने 16 बना दिया, 16 का हमने 64 बना दिया, और आज की डेट में हमारे शरीर में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों कोशिकाएं हैं। तो बताइए बेटा, बैक्टीरिया ने भी शुरुआत एक कोशिका से किया था, और बैक्टीरिया ने भी शुरुआत एक कोशिका से किया था, और हमने भी अपनी शुरुआत एक कोशिका से किया था, लेकिन हमारा शरीर इतना बड़ा हो गया, लेकिन बैक्टीरिया को आप आज भी देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप के बिना। तो बेटा याद रखना, हम लोग क्या हुए? बहुकोशिकीय, यानी यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है, लेकिन कभी भी द्विकोशिकीय, त्रिकोशिकीय, 5 कोशिकीय, 10 कोशिकीय नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, या तो सिंगल सेल होगा और या तो मल्टी सेल होगा। सुनो, इसको और 2 नामों से जाना जाता है। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक, एक का नाम है यूकैरियोटिक। बेटा प्रो मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है पुराना। प्रो का मतलब क्या हुआ? प्रो का मतलब हुआ पुराना। तो ये बताओ, एक कोशिकीय से ही तो हमारा जन्म हुआ है, तो सबसे पुराना कौन हुआ? यूनिसेलुलर, इसलिए नाम क्या पड़ा? प्रोकैरियोटिक। हम लोग कौन है? यूकैरियोटिक। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो ये कोशिका है, इसके अंदर अगर केंद्रक है तो वो यूकैरियोटिक होगा, अगर ये केंद्रक नहीं है तो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। तो बेटा याद रखना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वह सिर्फ और सिर्फ केंद्रक या न्यूक्लियस का होता है। इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम में और बैक्टीरिया में अंतर किस बात का है, तो वो अंतर है न्यूक्लियस का अंतर होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, एक हमारे सामने जीव है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा कैसा जीवधारी है? तो आप कहोगे सर अमीबा तो एक कोश की होता है, लेकिन बेटा इसके अंदर केंद्रक होता है, इसीलिए अमीबा को हम यूकैरियोटिक कह सकते हैं, अमीबा को हम बहुकोशिकीय कह सकते हैं या यूकैरियोटिक कह सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो मुझे लगता है कि इस संसार में कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक कोशिका और एक बहुकोशिका। अब एक प्रश्न है आपसे, क्या आप प्रोकैरियोटिक को अपने आंखों से देख सकते हो? तो आप कहोगे सर नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में जितने भी अंडे होते हैं, चाहे वो इतना बड़ा अंडा हो, चाहे वो शुतुरमुर्ग का अंडा हो, कोई भी अंडे हो, सभी के सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। तो बताइए, क्या आप अपने जीवन में अंडों को नहीं देख सकते? देख सकते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि इस संसार में जो अंडे हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। तो बेटा अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय, सबसे छोटा एक कोशिकीय, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए आगे समझाते हैं। तो इन दोनों में अंतर याद रखना, साफ साफ लिखा हुआ है आपके सामने। देखिए बेटा, ये कुछ एक सेकंड, हाँ पहले आप इसको समझिए, फिर इसके बाद सेल वाला आपको पार्ट समझाते हैं। देखिए इधर, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक क्या है? माइकोप्लाज्मा। बेटा इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। 130 से 170 mm होता है, ये ध्यान रखना। सारे अंडे एक कोशिका होते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी लंबी कोशिका न्यूरॉन, ये देखो। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। ये आपके सामने साफ साफ दिया हुआ है। और अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। बेटा आपके सामने ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देख लो। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो सेल बना हुआ है, ये बैक्टीरिया का सेल है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता बेटा, याद रखना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता इन सम यूकैरियोट्स, लेकिन इसमें 100% यूकैरियोटिक होता है और इसमें केंद्रक आपको स्पष्ट दिखाई देगा। आइए इससे पहले आपको कुछ बताते हैं। चलो इससे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि पहले माइक्रोस्कोप आया होगा या पहले कोशिका की खोज हुई होगी। तो मैं कहता हूं पहले माइक्रोस्कोप आया होगा।
तो माइक्रोस्कोप की खोज मैंने फिजिक्स में भी आपको बताया है और यहां भी बताऊंगा। तो माइक्रोस्कोप की खोज यानी सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो बेटा याद रखना, सूक्ष्मदर्शी की खोज जैकेरियस जैनसन ने किया था। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। देखो, मान लीजिए हमारे सामने एक मच्छर है, हम हैं, और एक शरीर हाथी का है। अगर आपसे मैंने कहा यह बताओ बेटा, मच्छर में न्यूरॉन की लंबाई या कुत्ते में न्यूरॉन की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो हमारे शरीर में कितनी होगी? तो आप कहोगे सर कम से कम 2-3 गुना तो होगी, 4-5 सेंटीमीटर। नहीं बेटा, हमारे शरीर में भी न्यूरॉन की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? फिर हमने कहा हाथी में कितनी है? तो आप कहोगे सर हमको लगता है उसमें 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, हाथी में भी उस सेल की लंबाई क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो आप? इसका मतलब यह हुआ कि कोशिका की साइज यानी कोशिका का आकार चाहे जो जीवधारी हो सभी में सेम होगा, लेकिन क्वांटिटी हमेशा क्या होती है बेटा? बदलती रहती है। तो याद रखना, साइज ऑफ द सेल रिमेन्स सेम बट क्वांटिटी ऑफ सेल ऑलवेज चेंज। इसका मतलब यह हुआ कि कोशिका का आकार कभी नहीं परिवर्तित होता। कोशिका का क्या परिवर्तित होता है? कोशिका का आकार कभी परिवर्तित नहीं होता। कोशिका का सदैव क्या परिवर्तित होता है? तो उसका नाम क्या है? संख्या परिवर्तित नहीं हो, संख्या बदलती है, कभी भी आकार परिवर्तित नहीं होता। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने बॉटल की कॉर्क में खोजा था। बेटा एक बात याद रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल खोजी थी, क्योंकि बॉटल का जो कॉर्क था, ये देखो, मान लो ये लकड़ी का कॉर्क है, इन्होंने एक सेक्शन काटा, ये देखो सेक्शन काटा, तो रॉबर्ट हुक को कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई दी। और बेटा इस संरचना को इन्होंने नाम दिया क्या? इस संरचना को इन्होंने नाम दिया क्या? इस संरचना को इन्होंने नाम दिया सेल। ध्यान रखना, क्या नाम दिया? सेल। लेकिन रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल खोजी? डेड सेल खोजी, यानी हम इसे कहते हैं मृत कोशिका की खोज किया था। लेकिन एक साइंटिस्ट और आते हैं, उनका नाम था क्या? लीवेनहॉक। उन्होंने सबसे पहले पॉन्ड वाटर यानी जल के जो तालाब का पानी है उसमें एक शैवाल होता है, उसमें इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपसे जब कभी भी पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है लिविंग सेल किसने खोजा था, तो आप याद रखिएगा लिविंग से लीवेनहॉक को याद रखिए, और डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन बेटा सुनो, इन दोनों ने केवल कोशिका खोजा, इन दोनों ने केवल सेल खोजा, लेकिन इन लोगों ने यह नहीं बताया कि जंतुओं और वनस्पतियों का निर्माण सेल के द्वारा होता है। तो 2 साइंटिस्ट आते हैं, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया था, कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसीलिए इन्हें बाद में चल करके नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान ने किस चीज को, एक जर्मन था एक इटालियन था, दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रयास किया था। समझ में आई बात? याद रखिएगा इस बात को। आइए आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों के सामने सेल का स्ट्रक्चर ले आऊंगा और उसे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अब बेटा आपके सामने देखो, ये सेल का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे शरीर में, मान लीजिए हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम कौन करता है? सेल करती है। मालूम है आपको, मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया है, आप लोगों को मैंने लंग्स के बारे में बताया था। तो याद करो आप लोग, यहां पर पावर हाउस कौन है? तो आप कहोगे सर यहां पर जो पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा एक बात बताओ, एनर्जी लेने के लिए तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा? खाना खाएंगे आप, बनाएंगे, पचाएंगे, उसके बाद आप निकालेंगे और फिर इसके बाद उसको जलाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो सुनो, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका
एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसीलिए जैसे हमारे शरीर के अंगों को हम शरीरांग कहते हैं, बॉडी ऑर्गन, वैसे सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी अंग है इन्हें हम कहते हैं क्या? कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है सेल ऑर्गन, या हम इसे कोशिकांग के नाम से भी जानते हैं। देखो बेटा, इन सारी जो आप सेल के अंदर देख रहे हैं, सबसे पहला काम देखो, क्लोरोप्लास्ट मनुष्यों में नहीं होगा, जंतुओं में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जबकि पौधे अपना खाना स्वयं निर्मित कर ले जाते हैं। ध्यान रखना। इसके अलावा मेम्ब्रेन जो होती है, याद रखना, जो आपके सामने जो बाहरी झिल्ली होगी वह मेम्ब्रेन हम लोगों में होगी, लेकिन सेल वॉल कभी भी हम लोगों में नहीं होगी। तो बेटा इसी तरीके का जो अंतर है, मैं सारे अंतर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और आपकी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंगों को एक एक करके मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो पहला प्रश्न आपसे यह है कि पहले आप खाना खाएंगे कि आप पहले खाना बनाएंगे? तो आप कहोगे सर हम पहले खाना बनाएंगे, लेकिन आपका खाना शरीर के अंदर नहीं बन पाता, इसीलिए मैं पौधों के बारे में बात करने जा रहा हूं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है और मैं आपको वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये सब चीजें हो चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सबसे पहले आइए बात करते हैं दीवारों की। जो दीवार होती, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कोई पौधे की कोशिका है, मान लीजिए किसी प्लांट की सेल है, आप जानते हो सभी का निर्माण सेल से हुआ है। अगर मान लो, अगर ये प्लांट है, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये प्लांट है, तो अब आपसे एक सिंपल सा प्रश्न है कि इस प्लांट का निर्माण किस चीज से हुआ है? तो इस प्लांट का निर्माण सेल वॉल से भी हुआ है, कोशिका भित्ति, और इसमें एक चीज और पाई जाती है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, अगर ये पौधों की कोशिका है तो वॉल भी होगा, मेम्ब्रेन भी होगी, लेकिन अगर ये हम लोगों की सेल है तो हम लोगों में क्या नहीं होगा? वॉल नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये हमारी कोशिका है तो ओनली सेल मेम्ब्रेन होगी, अगर ये प्लांट सेल है या बैक्टीरिया की सेल है तो वॉल भी होगी, मेम्ब्रेन भी होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो वो है सेल वॉल का। ये देखो, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर देखो आपके साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब क्या होता है? सेल। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, यानी कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब लिक्विड, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आइए आगे समझाने का प्रयास करते हैं। तो बेटा देखो, अगर ये प्लांट सेल है तो किस चीज की बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। आप जानते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है। और अगर ये मेम्ब्रेन है तो याद रखना बेटा, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती। ये देखो, सेलुलोज की बनी होती। और सुनो, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और आप जानते हैं हम लोगों की सेल में केवल क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। और जंतुओं यानी पौधों में क्या होता है? वॉल भी है और मेम्ब्रेन भी है। तो बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस सेल वॉल का होता है। प्लांट में सेल वॉल होती है, मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन जंतुओं में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और एनिमल सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेल वॉल है प्लांट की, वो किस चीज की बनी होती है? तो बेटा वो बनी होती है सेलुलोज की। समझे बात को? याद रखना, ध्यान रखना। आइए आगे। सबसे पहले बेटा हम खाना बनाएंगे, तो आप ये बताओ खाना दिन में बनता है कि रात में बनता है? तो आप कहोगे सर हमको तो लगता है कि दिन में बनता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया केवल दिन में होती है। ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया केवल दिन में होती है। नहीं बेटा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया
दिन में भी होती है, रात में भी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में भी होगी और रात में भी होगी, यानी रात और दिन दोनों में क्रियाएं होती हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे समझाने का प्रयास करते हैं और आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो खाना कहां बनेगा, क्लोरोप्लास्ट में, और बेटा खाना हमारा कहां बनता है, किचन में बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कोशिका का रसोई घर किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा किचन ऑफ द सेल इज नोन एज, तो आपका आंसर क्या हुआ, तो आपका आंसर हुआ क्लोरोप्लास्ट। और सुनो, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रैनम में होता है, स्ट्रोमा में होता है। इसके अंदर थैलेक्वाइड्स पाए जाते हैं। और सुनो, ग्रेनम में जो क्रिया होगी वो दिन वाली होगी, लाइट रिएक्शन, और बेटा स्ट्रोमा में जो सी क्रिया होगी वो कौन सी होगी, डार्क रिएक्शन। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा ग्रेनम किसका पार्ट है, तो बेटा ग्रेनम है क्लोरोप्लास्ट का पार्ट, यानी हरित लवक का पार्ट होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और सुनो, स्ट्रोमा भी इसी का पार्ट है, ग्रेमा भी इसी पार्ट है। ये डबल लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताओ क्या क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है, तो क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दिन में भी खाना बनता है, रात में भी बनता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखिएगा खाना ग्रैनम में बनता है दिन में और रात में बनता है स्ट्रोमा में। तो लाइट रिएक्शन फाउंड इन ग्रैनम एंड डार्क रिएक्शन फाउंड इन स्ट्रोमा, ध्यान रखिएगा बेटा। इधर देखो, चलो, क्लोरोप्लास्ट की खोज सबसे पहले इस चिम्पर महोदय ने किया। इस चिम्पर, इनको जरूर याद रखिए, एग्जाम में आ चुके हैं ये। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाशिक क्रिया ग्रैनम में और अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा में होती है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। पौधों का रंगीन भाग वर्गी नहीं है, यह वर्णी लवक होता है, क्रोमोप्लास्ट, और पौधों का रंगहीन भाग अवर्णी लवक के द्वारा होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पौधों का हरा भाग तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, लेकिन पौधों का रंगीन भाग किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और पौधों का जो कलरलेस पार्ट है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। ये सब लिखा हुआ है, ये देखो, क्रोमोप्लास्ट, पीला लाल जो भी कलर होता है क्रोमोप्लास्ट, और जो रंगहीन भाग है वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। तो बेटा इतना तो समझ में आ गया कि भैया किचन किसको कहा जाता है, तो किचन वाला काम तो आपका हो गया। आइए बढ़ते, अब अगर खाना बन गया तो खा लेते हैं। नहीं, उससे पहले ये तो बता दें भैया खाना बनाया किसने। देखिए, तो खाना बनाएगा कौन, एक का नाम है राइबोसोम। देखो बेटा, राइबोसोम कौन बनाता है, खाना। तो डिस्कवरी किसने किया, पैलेडे ने। और सुनो बेटा, यहां पर आपके सामने प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से कौन जाना जाता है, तो जैसे किचन वहां क्लोरोप्लास्ट को कहा जा रहा था, तो यहां पर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन है, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन है, राइबोसोम। आपके शरीर में 22 तरीके का प्रोटीन है, 11 हम बाहर के अनाज से, गेहूं से, चावल से, सोयाबीन से, अन्न से प्राप्त करते हैं, फलों से, सब्जियों से, लेकिन 11 तरीके का प्रोटीन शरीर में ही निर्मित होता है। तो बनाता कौन है आपके सामने, राइबोसोम। बेटा राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ये देखो। और सुनो, राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 80S 70S। बेटा देखो 60S 40S 50S 30S। और सुनो, जितने भी हाई लेवल के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, जितने भी हाई लेवल के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सब में 80S पाया जाता है। लेकिन जो जितने बैक्टीरिया वगैरह हैं उसमें क्या होता है, 70S पाया जाता है। आप कहोगे सर 60 और 40 को जोड़ोगे तब तो 100 आएगा। नहीं बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बताता हूं, अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा। देखो देखो, यहां पर
इसमें सबसे पहले तो एस का मतलब समझ लो, 80s। एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने बताया था। इधर ध्यान से देखो बेटा, देखो एक छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट, और एक है लार्ज यूनिट। और जब बेटा लार्ज, स्मॉल और लार्ज दोनों यूनिट मिल जाती हैं तो भी बनता है। अब मान लो ये आपका 40, मान लो ये आपका 40 है और मान लो ये 60 है, तो 60 और 40 मिला लीजिए तो कितना हो गया 100। लेकिन इसको हम 100 ना लिख के क्या लिखते हैं, 80 लिखते हैं। तो एक यूनिट तो छोटी होती है, एक यूनिट बड़ी होती। मान लो यहां पर हमने 30 लिख दिया, मान लो हमने यहां 50 लिख, दोनों को जोड़ दीजिए 70s बन जाएगा। तो बेटा याद रखना राइबोसोम इज आल्सो, और सुनो ये सेडिमेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर सेडिमेंटेशन होता है, ऐसे जुड़े होते हैं। आप इसको और एक सिंपल में समझना चाहते हैं तो ये समझिए, ये देखो ये 50s हो गया और ये 30s हो गया, सिंपल सी बात है। तो एक दूसरे के ऊपर ये सब लगे होते हैं, इसीलिए हम इसको सेडबर्ग यूनिट कहते हैं, छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट। और हाँ, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल 2 टाइप्स का होता है, 80s और 70s। 80s का निर्माण 60 और 40 सब यूनिट से होता है, छोटी बड़ी, और 70s का निर्माण 50 और 30s के माध्यम से होता है। और ये जो 80s होता है वो जो होता है हाई क्वालिटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जो 70s होता है वो लो क्वालिटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे समझाते हैं बेटा। देखो इधर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अब आगे का जो यूनिट है उसको आपको बताते हैं और आगे के यूनिट को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, नाम है क्या, साइटोप्लाज्म, नाम है क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो बेटा एक बात बताओ, खाना तो आपने खा लिया, लेकिन अब उसको हम पचाने का काम करेंगे, लेकिन पहले आपको खाना खिला देते हैं। तो आइए खाना खिला देते हैं, उसके बाद ही आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। तो सुनिए, खाना कौन खाएगा, जो हर जगह मौजूद होगा। तो देखो इसके अंदर एक लिक्विड है, ये देखो साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर के लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और केंद्रक के अंदर के लिक्विड को क्या कहते हैं, एक कहां गया, हाँ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाद में आता है आपका, इसके अंदर के लिक्विड को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देखो बेटा, कोशिका के अंदर के लिक्विड को कोशाद्रव्य कहते हैं और केंद्रक के अंदर के लिक्विड को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और दोनों के लिक्विड को अगर मिला दीजिए तो क्या बोलते हैं, दोनों के लिक्विड को मिला देते हैं तो याद रखिएगा, दोनों के लिक्विड को अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है, जीव द्रव्य बन जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव्य का निर्माण किन 2 चीजों से होता है, तो कोशाद्रव्य और केंद्रक द्रव्य। यानी अगर इसके अंदर का लिक्विड बाहर की ओर निकल आए और फिर कोशाद्रव्य में मिल जाए तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण हो जाता है, जीव द्रव्य का निर्माण हो जाता है। इसकी खोज किसने किया, पुरकिंजे। इसमें पाया क्या जाता है, खनिज एवं प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। सुनिएगा, जीव द्रव्य को कोशिका का भौतिक आधार भी कहा जाता है। बताओ फिजिकल बेस ऑफ द सेल कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिजिकल बेस ऑफ द सेल कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो नाम है क्या बेटा, जीव द्रव्य। कोशिका का भौतिक आधार क्या है, तो नाम याद रखिएगा, नाम है क्या, तो प्रोटोप्लाज्म। लेकिन बेटा साइटोप्लाज्म कौन होता है, जो सेल के अंदर का लिक्विड है, और न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। दोनों को मिला लीजिए तो प्रोटोप्लाज्म बनता है, और प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेस ऑफ द सेल, एग्जाम में आ चुका है। तो हमने खाना बनाया क्लोरोप्लास्ट में, बनाने वाले का नाम है राइबोसोम और खाने वाले का नाम है साइटोप्लाज्म। समझ में आ गई बात। तो अब क्या किया जाए, खा लिया, अब पचा लेते हैं, या उससे पहले एक काम करते हैं, खाना जो 2-4 रोटी बच गई है उसको क्या करते हैं, उसको हम थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं अपने पास। तो चलिए स्टोर करते हैं। देखो स्टोर कहां होगा, जो खाली जगह होगी। तो बेटा याद रखना, इसकी खोज लीवेनहॉक ने किया था। अगर ये प्लांट सेल है, अगर ये प्लांट सेल है, मान लो अगर ये प्लांट सेल है तो सुनो रिक्तिका होगी, लेकिन अगर ये जंतुओं की सेल है तो कृत्तिका नहीं होगी। बेटा मान लो अगर ये रिक्तिका है भी, तो हम लोगों में
तो इतनी छोटी होगी कि दिखाई भी नहीं देगी। और हाँ, पौधों की कोशिका में रिक्तिका 90% पार्ट केवल वैक्यूल्स का होता है। एनिमल सेल में यह नहीं होती, और होती भी है तो छोटी होती है और नंबर में ज्यादा। लेकिन अगर प्लांट सेल में है तो आकार में बड़ी होगी और संख्या में कम होगी, ध्यान रखना। और हाँ, इसमें एक जैंथोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो फलों के और फूलों के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखना बेटा, डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक, वैक्यूल एब्सेंट इन एनिमल सेल, इफ वैक्यूल फाउंड इन एनिमल सेल, स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन नंबर, इन प्लांट सेल लार्ज इन साइज एंड स्मॉल इन नंबर। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो खाना भी हमने स्टोर कर लिया है, लेकिन इसमें केवल प्लांट सेल स्टोर होगा, प्लांट सेल में खाना स्टोर होगा, कभी भी एनिमल सेल में स्टोर नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब खाने को पचा लेते हैं। सुनो बेटा, खाने को पचाता कौन है? मैंने डाइजेशन में पढ़ाया है, क्या नाम है उसका? एंजाइम। तो पूरी कोशिका में एंजाइम किस में होता है? तो नाम है उसका लाइसोसोम। देखो इधर, ये देखो, प्रोटीन एंड एंजाइम्स होते हैं। ये देखो, प्रोटीन और एंजाइम्स दिख रहे होंगे आपको। तो खाने को पचाने में कौन मदद करता है? लाइसोसोम। और बेटा सुनो, अगर ये वॉल फट जाए चारों तरफ से, अगर ये दीवार फट जाए तो सारा एंजाइम बिखर जाएगा। कहां? पूरी कोशिका में, और यह अपनी कोशिका को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। और सुनो, लाइसोसोम नहीं पाया जाता किसमें? प्लांट सेल में। पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिका पाई जाती है, जंतुओं में नहीं। क्लोरोप्लास्ट पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं। लेकिन लाइसोसोम कहां नहीं होता? हम लोगों की कोशिका में लाइसोसोम होता है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं होता। और हां, लाइसोसोम खाने को पचाने में मदद करता है, इसीलिए लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग यानी कोशिका की पाचक थैली और आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। यानी आत्महत्या की थैली समझते हो, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। और बेटा इसकी खोज किसने किया था? डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ये देखो, ध्यान रखना इस बात को, बहुत आसान है, याद रखिए। अब खाना पच भी गया तो एक काम करते, थोड़ा निकाल देते हैं। तो देखिए, निकालने का कार्यक्रम कौन करेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। किसने खोजा? कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर नाम रख दिया गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज ट्रैफिक इंस्पेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजर ऑफ द सेल, क्योंकि यह वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए नाम पड़ा क्या? ट्रांसपोर्ट मैनेजर। और यह आने जाने वालों को सेल के अंदर कंट्रोल करता है, इसीलिए नाम पड़ा क्या? कंट्रोलिंग पावर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिस्टर्नी किसका पार्ट है? तो बेटा याद रखना, सिस्टर्नी इज अ पार्ट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिएगा। तो वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, आने जाने वालों को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर और क्या नाम से जानते हैं? हम इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। सिस्टर्नी इज अ पार्ट ऑफ क्या? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, देख लो चारों तरफ, ठीक है। अगला चलते हैं बेटा, ये देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुनिए, कोशिका का जो कंकाल तंत्र होता है, वो कंकाल तंत्र बनाता कौन है? तो ध्यान रखना, नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लाउड और पोर्टर ने इसकी खोज की थी। और बेटा ध्यान रखना, यह दो प्रकार की होती है, और हमारा खाना भी यहां पर स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और सुनो, यहां भी सिस्टर्नी पाई जाती है, देखो सिस्टर्नी पाई जाती, डिस्कवर्ड बाय क्लाउड एंड पोर्टर। स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल मेड अप फ्रॉम क्या? ये देखो, स्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल मेड अप फ्रॉम, ये OR नहीं है, ER होगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटा याद रखना, यह दो प्रकार की होती है, स्मूथ और रफ। क्यों स्मूथ? कब होगी? जब इसके ऊपर नहीं पाया जाएगा राइबोसोम। ये देखो, राइबोसोम पाया जाएगा तो यह खुरदुरी होगी, और राइबोसोम नहीं होगा तो यह चिकनी अंतःस्रावी जालिका होती है। तो कुल मिलाकर के कोशिका का कंकाल तंत्र कौन बनाता है? अंतःस्रावी जालिका। पौधों का खाना तो रिक्तिका में भंडारित रहता है, हम लोगों का खाना कहां भंडारित रहता है? तो याद रखना, नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटा ये दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। राइबोसोम है तो खुरदुरी, और राइबोसोम नहीं है तो क्या है? चिकनी अंतःस्रावी जालिका होती है। चलिए,
ये सब आपके पार्ट हैं, इसको ध्यान रखना होगा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। जब सारा काम हो गया तो एनर्जी ले लेते हैं। एनर्जी देने का काम कौन करता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज क्रिस्टी। देखो उंगली के समान संरचना है ना, ये उंगली के समान संरचना को क्या बोलते हैं? और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमन ने किया था। सी बेंडा ने इसका नामकरण किया और अल्टमन ने इसको खोजा था। उंगली के समान संरचना को माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी कह रहे थे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में नाम पड़ा क्या? सिस्टर्नी। और यहां नाम पड़ा क्या? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं क्योंकि एनर्जी देने का काम करता है। और बेटा याद रखना, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि ये बताओ गुणसूत्र के अलावा किन जगहों पर डीएनए पाया जाता है? तो गुणसूत्र के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है केंद्रक। केंद्रक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसका नाम होता है क्या? ऐसे धागे जो हमारे कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर ले जाने का काम किसका होता है? गुणसूत्रों का होता है। और गुणसूत्र कहां होते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपके सामने इधर देखो। यानी यहां पर इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से जो संरचना पाई जाती है, इस संरचना को हम लोग नाम देते हैं क्या? गुणसूत्र। बेटा देखो, गुणसूत्र की खोज किसने किया? वॉल्डेयर ने। और गुणसूत्र से छोटा यूनिट होता है डीएनए, और डीएनए से भी छोटा होता है जीन। तो जीन बना, फिर डीएनए बना, फिर गुणसूत्र बना, और सबके नाम लिखे हुए वाटसन एंड क्रिक, जोहानसन। हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। नंबर ऑफ पेयर कितने होते हैं? 23। 23वां जोड़ा क्या करता है? लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है। यानी यह हमारे शरीर में जेंडर को डिसाइड करने का काम करता है, लिंग को निर्धारण करने का काम करता है। बेटा मान लो 22 जोड़े तो ऑटोसोम होते हैं। अगर लड़का है तो 22 का मतलब क्या हुआ? डबल 44A। 44A लड़का और लड़की दोनों में शरीर तो बराबर होगा, अंतर सिर्फ जेंडर का होता है। XY हुआ तो लड़का। एक सेकंड, यहां मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। देखो ये XY नहीं है बेटा, यहां पर XX होगा, तब ये लड़की होगी। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा। यहां देखो सही लिखा है, लेकिन यहां पर गलत लिखा हुआ है। 22 जोड़ा ऑटोसोम होगा। अगर लड़का है तो 44, लड़की है तो 44। लड़के में XY हुआ 23वां तो लड़का, XX हुई तो लड़की। तो कुल मिलाकर के ये जो धागे की तरह संरचना होती है, उस संरचना को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो नाम देते हैं बेटा गुणसूत्र। गुण मतलब कैरेक्टर, सूत्र मतलब धागा। ऐसा सूत्र जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, हम उसे देखते नहीं। आपका चेहरा मम्मी पापा से मिलता है और नहीं भी मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जीन से डीएनए बनता है, डीएनए से गुणसूत्र बनता है, और डीएनए मैच करना है तो आप मैच करा सकते हैं। आपके खानदान से आपका डीएनए मैच करता है। लगभग सारे डीएनए शरीर में सेम होते हैं, बस एकाध को छोड़ करके, और वही डीएनए आपको आपके खानदान से मैच कराता है या आपस में मिलाने का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तो आप दावे के साथ अगर जानते हो कि यही मेरा पिता है, तो आप उससे 100% डीएनए टेस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवा सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि वही आपका पिता है और कोई नहीं है। तो बेटा याद रखना, आपके सामने है 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। लड़का और लड़की में सेम होते हैं, बस 23वां जोड़ा जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होता है, वह डिसाइड करता है कि आखिरकार कौन लड़का होगा कौन लड़की होगी। और आप लोगों को पता होना चाहिए, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और रॉबर्ट ब्राउन यानी भूरे लाल ने किया था। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी अनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो कैरेक्टर को लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आइए अगला जानते हैं। यह है आपके सामने डीएनए। जैसा कि बेटा आपको मालूम है, यह है आपके सामने इधर डीएनए और यह है आपके सामने आरएनए। दोनों में आपको सिर्फ एक अंतर दिखेगा।
डीएनए में थाइमीन है, आरएनए में यूरेसिल है। अब आप कहोगे सर ये सब हैं क्या? तो बेटा ये जो डीएनए में आपके सामने सब लिखा हुआ है इसका नाम है नाइट्रोजिनस बेस। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये सब तो बेस हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये तो एसिड है ना, तो ये बेस का बना हुआ है। हां बेटा बिल्कुल बेस का बना हुआ है। एडेनिन के साथ हमेशा कौन जुड़ेगा? थाइमीन, डबल बॉन्ड से। ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, क्योंकि एडेनिन का कैरेक्टर ग्वानिन से मिलता है। और सुनो, ये सारे बॉन्ड जो होते हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आपको मैं बॉन्डिंग पढ़ाते समय बता चुका हूं केमिस्ट्री में, ध्यान से देखना। तो एडेनिन का कैरेक्टर थाइमीन से मिलता है, ग्वानिन का कैरेक्टर साइटोसिन से मिलता है, और आरएनए और डीएनए में सबसे बड़ा अंतर थाइमीन के स्थान पर आरएनए में क्या होता है। और ये डबल हेलिक्स मॉडल है, वॉटसन और क्रिक ने खोजा था। और सुनो, आरएनए डीएनए से ही बनता है और डीएनए से आरएनए बनता है। और यह भी ध्यान रखना, ये सिंगल हेलिक्स है और ये डबल हेलिक्स, और ये जितने भी नाम लिखे हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। और हां, डीएनए में जो एसिडिक नेचर आता है वो किसके कारण आता है? तो वो आता है किसके कारण? फास्फोरिक एसिड के कारण। तो एडेनिन कंबाइंड विथ थाइमीन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन कंबाइंड विथ साइटोसिन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखिएगा, यूरेसिल रिप्लेस थाइमीन इन आरएनए। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। और ये जो एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन है, ये सब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। तो चलिए, फास्फोरिक अम्ल के कारण इस डीएनए का स्वभाव कैसा होता है? तो डीएनए का स्वभाव एसिडिक होता है। देखिए इधर, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कौन सी शुगर होती है? एग्जाम में आ चुका है, इसी से मिलता हुआ। राइबोसोम क्या है? राइबोस शुगर होती है। क्रोमोसोम इज मेड अप फ्रॉम डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र का निर्माण किस चीज से होता है? मैंने आपको बताया था, जीन से डीएनए बनता है, डीएनए से गुणसूत्र बनता है। लेकिन यहां एक नई चीज आएगी, नाम है उसका हिस्टोन प्रोटीन। और हां, सेंट्रोमियर इज ब्रेकिंग पॉइंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। मान लीजिए बेटा, आपके सामने मैंने एक चित्र बना दिया, और इस एक मिनट ये वाला बनाते हैं, ये देखो। मान लो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है, तो इस जगह से गुणसूत्र टूटेगा और अगली पीढ़ी में चला जाएगा। 23 मम्मी से जाता है, 23 पापा से जाता है, तो गुणसूत्रों की संख्या बच्चों में कितनी हो जाए? 46। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां से ये टूटता है? तो याद रखना, उसका नाम है क्या? सेंट्रोमियर। और बेटा याद रखना, हम लोगों में तो धागे की तरह संरचना होती है गुणसूत्र की, लेकिन डीएनए की संरचना हम लोगों में डबल हेलिक्स है। लेकिन बैक्टीरिया एक मात्र जीवधारी है जिसमें जो डीएनए होता है वो क्या होता है? सर्कुलर पाया जाता है, वृत्ताकार पाया जाता है। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, देखो लिखा हुआ है, फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण डीएनए का स्वभाव अम्लीय होता है। एडेनिन थाइमीन के साथ हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, बता चुका हूं। हां बेटा, आरएनए 3 तरीके का होता है। एम मतलब मैसेंजर आरएनए, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए, 4 मतलब आर मतलब राइबोसोमल आरएनए। अब इधर ध्यान से देखो, डीएनए ने आरएनए से कहा प्रोटीन बनाइए, तो आरएनए ने कहा मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि मैं प्रोटीन का निर्माण कर सकूं। लेकिन आरएनए ने मैसेज ले लिया, एमआरएनए ने, और मैसेज को ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर को, और ट्रांसफर ने राइबोसोम को ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार यह हुआ कि राइबोसोम के अंदर ही क्षमता होती है प्रोटीन के निर्माण की, और राइबोसोम ने प्रोटीन का निर्माण कर दिया। लेकिन मैसेज लिया किसने? एमआरएनए ने। ट्रांसफर किया किसने? ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन बनाया किसने? राइबोसोमल आरएनए ने। ध्यान रखना। और बेटा एक बात बताओ, क्या डीएनए से डीएनए बनता है? क्या डीएनए से आरएनए बनता है? सब कुछ होता है। देखो, सबसे पहला जेनेटिक कोड यानी
कौन सा जीन शरीर के किस अंग का निर्माण करता है, इस चीज की कोडिंग सबसे पहले हरगोविंद खुराना नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो इंडियन थे, जिन्होंने खोजा था। और सुनिए, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना। रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? उल्टा कर दो इसका, रिवर्स में। ट्रांसलेशन क्या है? एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। तो बेटा ये सब प्रोसेस होते हैं, एग्जाम में आता है कि भैया डुप्लीकेशन का मतलब हुआ डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना। ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स कर दो तो रिवर्स में क्या होता है? आरएनए से डीएनए बन जाता, एमआरएनए से क्या बन जाता? प्रोटीन का निर्माण हो जाता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सेल डिवीजन में। बैक्टीरिया इतना छोटा रह गया और हम इतने बड़े चौड़े लंबे हो गए, क्यों? हाथी इतना बड़ा जीव हो गया, क्यों? जबकि सबकी शुरुआत एक कोशिका में हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय हम अपनी मां के गर्भ में होते हैं और हम 9 महीने के हो जाते हैं, तो हमारी लंबाई कितनी हो जाती है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 फीट। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो 15-16 साल होते होते हमारी हाइट कितनी होती? 5.5 फीट, 6 फीट, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाती। लेकिन मान लीजिए हम अपनी मां के गर्भ में हैं, वही वाला डिवीजन, वही वाली ग्रोथ हमारी बाहर निकलने के बाद भी होती है, तो बेटा 1 साल में 1.5 फीट, तो 15 साल में तो आदमी को 22.5 फीट का होना चाहिए। लेकिन वो आदमी 22.5 फीट का नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। जिस समय हम अपनी मां के गर्भ में होते हैं, उस समय हमारा सेल डिवीजन कुछ और होता है, और जिस समय हम बाहर निकलते हैं उस समय हमारा सेल डिवीजन कुछ और होता है। और सुनो, एक कोशिका विभाजित हो करके, डिवाइड हो करके लाखों, करोड़ों, अरबों कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। और सुनिए, डिवीजन क्या होता है हम पहले ही बता देते हैं आपको। डिवीजन होता है सूत्रों का, यानी गुण सूत्र का विभाजन होता है। यानी हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। हम यहां से भी निकालेंगे ना तो 46 मिलेगा। लेकिन शुक्राणु अंडाणु में केवल 23 होते हैं, और जब मम्मी और पापा के शुक्राणु अंडाणु मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एक बच्चा बन जाता है। ये ध्यान रखना। तो बेटा हम लोगों में बिना सूत्र का कोई डिवीजन नहीं होने जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ अमाइटोसिस डिवीजन हम लोगों में नहीं होता। समझ में आई बात? अमाइटोसिस डिवीजन किस में होगा? केवल बैक्टीरिया में। असूत्री, सूत्र है ही नहीं तो कहां से विभाजित होगा? तो याद रखना, वॉल्टर फ्लेमिंग ने इन दोनों की खोज की, फार्मर और मूरे ने खोजा था। और सुनो, मान लो ये आपके सामने एक धागा है, अगर हमने इसको अलग कर दिया तो कितने बन गए? 2। ठीक है, तो समसूत्र का मतलब क्या हुआ? माइटोसिस का मतलब हुआ कि एक का कितना बन गया बेटा? 1 का 2 बन गया। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? 1 का आधा, इसको काट दीजिए तो 1, 2, 3 और 4, यानी अर्धसूत्री विभाजन में कितनी सेल का निर्माण हो गया? 4। 1, 2, 3, 4। अब यही आपसे क्वेश्चन पूछना है कि बेटा ये बताओ, जिस समय हम अपनी मां के गर्भ में थे, हमारी बॉडी में कौन सा डिवीजन चल रहा था? तो उसका नाम है क्या? मियोसिस। यानी ये जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता? मियोसिस। और हमारे सोमैटिक सेल यानी बाहर के शरीर में कौन सा डिवीजन होता है? तो नाम है माइटोसिस। क्योंकि 1 का 4 वहां बनता है, जब हम बाहर आ जाते हैं ठीक उसका आधा हो जाता है। समझे बात को? ध्यान रखना। और ऐसा तो है नहीं कि विभाजन तुरंत हो गया होगा, कोई ना कोई अवस्थाएं आई होंगी। सारी अवस्थाएं हैं, पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर 1 सेल का 2 सेल बना होगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले माइटोसिस की अवस्थाएं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो, इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। सुनिएगा, गुणसूत्र कहां होते हैं? केंद्रक में। तो सबसे पहले कौन सी मेम्ब्रेन हटेगी? ये देखो। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था मेटाफेज में आया था कि क्या होता है? ध्रुवों का निर्माण होगा, सेल प्लेट बनेगी। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम किस अवस्था में होता है? एनाफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो लुप्त हो गई थी फिर आ जाएगी, और फिर अंत में सेल डिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको यही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं चित्र के माध्यम से भी आपको समझाता हूं। ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, इधर बहुत आसान है। ये है इंटरफेज। देखो, ये है, यहां सूत्र आ चुके हैं, ध्यान से देखो। अब क्या होगा? सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है?
प्रोफेज में। सबसे कम समय किस में लगता है? साइटोकाइनेसिस में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, कौन सी सेल डिस्ट्रक्ट होती है? न्यूक्लियर सेल, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद स्पिंडल का निर्माण होगा। स्पिंडल मतलब होता है, ये देखो पोल का निर्माण हो रहा है, ये किनारे में पोल। पोल क्या करेगा? गुणसूत्र को खींचेगा, चारों तरफ से खींचने का काम करेगा, ये देखो। और सुनो, इस तरीके से पोल का निर्माण कहां होता है? मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिड, यानी गुणसूत्र का निर्माण कहां हो जाता है? एनाफेज में। और टीलोफेज में क्या होता है बेटा? फिर से डिसअपीयरेंस ऑफ द डिवीजन स्पिंडल, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर आ जाएगी, देखो चारों तरफ, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, और अंत में 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से किस अवस्था में कौन सा गुण आता है, यह आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है। तो कौन से कैरेक्टर में, कौन सी अवस्था में कौन कौन से गुण आते हैं, यह आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और सुनो, कोशिका समसूत्री विभाजन में सर्वाधिक समय प्रोफेज और न्यूनतम समय घाव भरना हो अगर, तो समसूत्री विभाजन का उपयोग करते हैं। और एक होता है मियोसिस, इसी को 2 बार कर दीजिए तो बेटा, इसी को 2 बार कर दीजिए तो देखो इधर, प्रोफेज सेकेंड, पहला वहां फर्स्ट था, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। तो देखो 1 2 3 4। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि माइटोसिस का डबल बार काम हो जाना मियोसिस कहलाता है। और याद रखना बेटा, हम लोगों का डिवीजन होता है मां के गर्भ में, उस समय रिप्रोडक्टिव सेल होती है, तो ये होता है मियोसिस, और जब हम बाहर आ जाते हैं तो क्या होता है? माइटोसिस। समझ में आई बात? ध्यान रखना। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। अब MCQs होगा आपका, उसके